इसके अंदर पहले आता है लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस एंड लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। ये दोनों लॉज जो है दैट ऑल्सो गवर्न्स द लॉ ऑफ कर्मा। एवरीथिंग, फर्स्ट थिंग इज, पहला लॉ क्या है स्पिरिचुअल साइंस का? एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। भले मैटर हो, एनर्जी हो या विचार हो, इट इज ए कॉन्शियसनेस एंड ऑल दीज आर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। ये स्वयं में भी एक चेतना है। कॉन्शियसनेस को हिंदी में हम कहते हैं चेतना, चैतन्य। एंड एवरीथिंग इज फंडामेंटली कॉन्शियसनेस। फंडामेंटली ये चैतन्य है, एनर्जी बेसिकली। कॉन्शियसनेस इनकारनेट्स इन सेवरल लाइफ फॉर्म्स। तो ये चैतन्य अलग अलग जन्म दिलवाता है हमको इन सेवरल ह्यूमन फॉर्म्स, या कभी अलग अलग फॉर्म्स में हम जन्म लेते हैं। यो है लॉ ऑफ इनकारनेशन। दिस इज अनदर लॉ आउट ऑफ योर स्पिरिचुअल साइंस क्लास। और लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? एज वी सो सो वी रीप। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। सो वॉट एवर वी डू, the result thereof we will have to enjoy, and we will in due course certainly enjoy. In short, we create our own reality. So this is the important part of it. जो हम हमेशा चाहते हैं कि अपना भविष्य हम स्वयं बनाएं, और वो कैसे बनाएं? तो हम सिर्फ आगे का भाग देखते हैं कि हाउ डू आई क्रिएट ए वेरी ब्राइट फ्यूचर, इसी के ऊपर सोचते रहते हैं। लेकिन उसका पिछला पार्ट जो है कि आज की रियलिटी मेरी कैसी बनी है और आज मुझे क्या करना है। दैट इज हाउ यू क्रिएट योर ओन रियलिटी व्हेन यू क्रिएट योर टुडे प्रेजेंट। अब वो प्रेजेंट कैसे बनाना है? It essentially means whatever we do, we add to our experience, and therefore we move forward in our evolution. तो हम जो कुछ भी करते हैं क्या होता है? हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी इवॉल्वमेंट होती जाती है, आत्मा की उन्नति होती जाती है। उसमें रिग्रेशन या गोइंग बैक नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। अगर कोई कहता है कि आप एनिमल के जन्म में जाओगे, कीड़े के जन्म में जाओगे, नो, यू डोंट गो। वंस यू हैव टेकन बर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग, आप अगले बर्थ आपके ह्यूमन के ही रहेंगे अपने कर्मों के अनुसार। एवरी एक्शन becomes a cause unto a result, and every result becomes as a cause unto some other's action. Whatever we do, it leads to its own consequent situations. हम जो भी करते हैं उसका consequent situation आता ही है, मतलब उसका रिजल्ट मिलना ही है। तो उसकी चिंता नहीं करना है हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। The road then we have to pay for it. Suppose हम रोड पे चलते समय if we are not careful in crossing the road, then we have to pay for it. If we overspeed the vehicle, we have to pay for it. If we are not careful with our words, similarly, our dealings with our fellow human beings, we will have to pay for them. ये है रियलिटी, प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ। तो कर्म का लॉ समझने के बावजूद भी इन चीजों का ध्यान हमें रखना है। क्या है? प्रैक्टिकल जो भी करते हैं उस समय वी हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सिमिलरली बात करते समय हमारे शब्द जो है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। If we over it, we will have to pay for it. If we under it,
we will again have to pay for it. बराबर है. Similarly, we cannot drink or shrink ourselves from the consequences. तो इसी तरह से दूसरी कर्म के जो consequences है, जो परिणाम है, क्या उसको हम कम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कर्म का एक सबसे पहला प्रैक्टिकल लॉ है. अगर मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा तो तकलीफ होगी पेट को, और बहुत कम खाऊंगा तो भी प्रॉब्लम होगा. इसी तरह से सेम इज एप्लीकेबल टू अदर डूइंग्स. सो फ्रेंड्स, द प्रेजेंट गेट्स इवॉल्व ऑटोमेटिकली फ्रॉम द पास्ट. यानी मैं आज का मेरा जो वर्तमान है और मेरा पूर्व क्या था, पास्ट क्या था, उसी से मेरा फ्यूचर बनने वाला है. सो द लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट लिंक द पास्ट, present and future into one huge infinite non-differentiate continuum. क्या दिखाता है? लार्ज पिक्चर हमें दिखाता है फिर उसका, ये तीनों का मिलाकर, जिसको हम अलग नहीं कर सकते. इट इज नॉन डिफरेंशिएट. वी हैव टू desist from what we know very well that we shouldn't do, otherwise we become candidates to reap whatever we do not want to do, what we do not want to reap, whatever we do not want to relish. जो हम नहीं चाहते हैं उससे हमें डेजिस्ट करना है. फ्रॉम व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं, हमारी जानकारी समझकर. इसलिए ज्ञान लेना है इन चीज़ों का, ताकि जो नहीं चाहिए उसके पीछे मत लगे हम. और जनरली यही होता है, जो चीज़ नहीं चाहिए वही बार बार हम दोहराते हैं तो वही मिलता है. दैट इज व्हाट दिस इज मीनिंग. वी वांट गुड टू हैपन टू आवरसेल्व्स बट वी डिनाई टू डू. क्या चाहता हूं मैं? मेरे लिए सब अच्छा हो, मेरा सब अच्छा हो, मैं सुखी रहूं. लेकिन क्या मैं दूसरे के लिए इतना चाहता हूं? वी वांट गुड टू बी डन by others without doing good to others ourselves, which is simply ridiculous. ठीक है? If we do bad to others, only bad comes to us from everybody else. जो हम देते हैं वही वापस आता है. If we do good to others, only good comes to us from every side. हर तरफ से फिर अच्छा ही आता है. When we understand properly that the law of karma is the sole law which decides and governs all the human situations, event formations, then we will begin to be more careful with our words, deeds and our thoughts. क्या है? जब हम अच्छी तरह से ये लॉ ऑफ कर्मा को समझ लेते हैं, तभी हमारी आत्मा इन सब चीज़ों को समझ के हमारे शब्दों पर, हमारे कर्मों पर, कृत्यों पर और विचारों पर अच्छी तरह से काम करेगी. लॉ ऑफ कर्म ऑल्सो सेज, एज वी थिंक सो वी बिकम. दिस इज द, हम जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जब प्रैक्टिस में लाना है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो इसलिए अवेयरनेस में रहना है हमेशा, ज़्यादा से ज़्यादा, कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही मैं बनूंगा. As the mind is, so will be the life. The more we make our mind empty, tranquil, happy, the more our words, our thoughts, our deeds will be impeccable. इसका मतलब क्या है? मुझे हमारे मन को खाली करते रहना है. जो भी दुख, दर्द, स्ट्रेस, टेंशन आता है उसको पकड़ के नहीं बैठना, मन को खाली करते जाना है, जिसके लिए हम जानते हैं ध्यान करना है. ध्यान करके मन को खाली करते जाना है. दैट्स व्हाई इट सेज वी मेक आवर माइंड एम्प्टी, ट्रैंक्विल एंड हैप्पी. अगर ऐसा करते हैं तो फिर हमारे शब्द, हमारे विचार ये भी पक्के रहेंगे, इम्पेकेबल,
इम्पेकेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ वी डोंट यूज अवर वर्ड्स इम्पेकेबली, यानी समझ कर पक्के, तो उसका परिणाम वैसा ही होता है जैसे शब्द यूज करते हैं। बिकॉज एवरी वर्ड हैज अ पावर, शब्दों में काफी ताकत है, इसलिए उनको सोच समझ के यूज करना है, भले हम हमारे लिए यूज कर रहे हैं या दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं। हम हमारे लिए जब यूज करते हैं तब कई बार गलतियां करते हैं, क्योंकि हम अपने आप से काफी बार बात करते रहते हैं। हम अपने आप से जो बात करते हैं, भले दुखों की हो कुछ भी हो, उस समय भी हमें शब्दों का ख्याल करना है, नहीं तो फिर हमारा फ्यूचर वैसे ही बदल जाएगा हमारी शब्दों की वजह से। सो टू मेक अवर वर्ड्स क्लीन, शब्दों को क्लीन शुद्ध रखना है। मेक अवर थॉट्स क्लीन, विचारों को शुद्ध रखना है। मेक अवर डीड्स क्लीन, और हम जो कृति करते हैं, काम करते हैं, उसको भी क्लीन रखना है। एंड मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप दिस थ्री थिंग्स क्लीन। फिर से कहता हूँ, शब्दों को क्लीन स्वच्छ रखने के लिए, विचारों को स्वच्छ रखने के लिए, और हमारी कर्मों को स्वच्छ करने के लिए ध्यान यही एक महत्वपूर्ण काम है। अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ कर्मा और द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट मीन्स बिकम वेजिटेरियन। ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। एज वी अंडरस्टैंड दैट वी अलोन आर क्रिएटिंग आवर ओन रिस्पेक्टिव रियलिटीज, हमारी सब रियलिटीज फ्यूचर की जो होने वाली है वो सब हम समझ कर करते रहते हैं, भले मानते नहीं। When we understand this law, then the idea of tragedy or injustice happening to us will instantly be thrown out. तो हम अगर समझ लेते हैं इस लॉ को, तो बार बार ये नहीं कहेंगे कि मेरे साथ तो इंजस्टिस हुआ है, या मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। अरे, आप अभी याद नहीं रखते हो कि आपने किसी का क्या किया था। जो किया था पिछले जन्म में किया था, उसका कर्म अब भुगत रहे हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस लॉ, देन द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी और इनजस्टिस, कि मेरे ही साथ दुख क्यों है, मुझे ये ट्रेजेडी क्यों होती है, ये समझना है। एक कहानी बताते हैं इसके लिए। भगवान बुद्ध के समय एक माँ थी, उनके नजदीक के जहां पर वो तपस्या कर रहे थे, उस गांव में उसका छोटा बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। तो उस माँ ने कहा, कुछ भी करके मैं तो इसे जिंदा करवाऊंगी, आप बताइए। सबको पूछती थी क्या करना चाहिए। वहां एक साधु थे, उनको पूछा। उन साधु ने बताया, मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारी नजदीक जंगल में एक बहुत बड़े बुद्धा नाम के आए हैं, काफी तपस्या करते हैं, वो शायद कर पाएंगे। उनमें बहुत ताकत है, बहुत बड़े ध्यानी है वो, बहुत बड़े महात्मा है। तो उस बच्चे का शरीर लेकर, बॉडी लेकर वो वहां पहुंच गई उनके पास, बुद्धा के पास। बुद्धा के साथ सामने उस बॉडी को बेटे की रख दिया और जोर जोर से रोने लग गई। बुद्धा के पैर पड़ी और कहा, मेरे बेटे को आप जीवन दान दो, उसको जीवंत कर दीजिए, नहीं तो मैं तो यहाँ से उठूंगी नहीं, आपको ये करना ही है। बुद्धा ने कहा, शांत हो जाओ, मैं कर दूंगा इसको जीवित, चिंता मत करो। तो फिर वो शांत हो गई। लेकिन उसके कहा, मैं तभी करूंगा जब तुम मेरा एक काम करोगी। बोले, क्या? कुछ भी काम बोलो। बोले, कुछ नहीं, छोटी सी बात है। बोले, आप अपनी गांव में वापस जाओ और एक मुट्ठी चावल लेके आना, लेकिन
वो चावल इस घर से लाना जिस घर में किसी की भी मौत नहीं हुई है। तो वो कहती है ठीक है, गांव में ऑफिस जाती, हर घर में जाकर पूछती है मुझे एक मुट्ठी चावल देना, और क्या आपके घर में कोई मौत नहीं हुई है ना? तो हर कोई कहता है हुई है भैया, ऐसे कैसे होगा, हमारे कितने पूर्वज हो चुके हैं, तो ऐसे कैसे होगा, सारे के सारे थोड़ी जीवित है, हमारी माँ है, पिताजी है, उनके पिताजी, माताजी कितने कितने हो गए, तो सारे के सारे थोड़ी जीवित है। तो हमारे घर में मौत नहीं हुई ऐसे तो हम कह ही नहीं सकते। जब सभी घर में जाकर वापस आई तब उसकी समझ में आ गया, बुद्धा के सामने बैठी कि अब मेरी समझ में आ गया है। फिर बुद्धा ने उसको बताया कि देखिए, ये तो निसर्ग का नियम है, हरेक को जब ये शरीर पाया है तो कभी ना कभी तो जाना है। जैसे जन्म भी मिलता है उसी तरह से मृत्यु तो होना ही है। तो जन्म पर जैसे हम बहुत ज्यादा जोश बनाते हैं, लेकिन मृत्यु पर इतना ज्यादा दुख व्यक्त नहीं करना है, कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं और जन्म लेने ही वाला है, उसको तो नया शरीर मिलेगा, फिर क्यों डरना है, क्यों रोना है। इस तरह से बुद्धा ने बताया। तो यही हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी ट्रेजेडी, इनजस्टिस हमारे साथ हुआ, इस बात को बार बार मन में नहीं रखना है। इट इज नॉट इनजस्टिस और इट इज नॉट ए ट्रेजेडी, ये हैपनिंग जो है नैसर्गिक है। सो नो इनजस्टिस हैज बीन और इज बीइंग डन टू अस। कभी भी हमारे साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होता है, ये ध्यान में रखें। जब वो ऊपर ऊपर लॉजिकल माइंड को लगता है कि ये इनजस्टिस हुआ है मेरे साथ, मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, भले किसी सरकारी काम में हो या ऑफिस के काम में हो या कभी घर के इसमें हो, कि पिताजी ने घर में 2-3 बेटे हैं तो किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा जायदाद दे दी, तो लगता है एक दूसरे को, अरे उसको क्यों ज़्यादा दी, मुझे क्यों कम दिया, तो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। तो ये समझना है ये मेरा कर्म है, पिछले जन्म का कुछ ना कुछ जिसका हिसाब हो रहा है। ये कोई इनजस्टिस हो ही नहीं सकता, उसके लिए दुख पालने की आवश्यकता ही नहीं है। ओनली जस्टिस हैज बीन डन टू मी और बीइंग डन अकॉर्डिंग टू आवर एक्शंस। एक्शंस कौन से? कर्म के एक्शन, पूर्व जन्म के। The mark of ignorance is the depth of our belief, injustice and tragedy. All the injustice and tragedies exist because we have committed injustice and we have created tragedies in others' lives. सीधी सीधी बात क्या है, हमने भी किसी के दूसरे के लाइफ में इस तरह से ट्रेजेडी क्रिएट की थी। अगर मेरे नसीब में अभी है तो पिताजी ने दूसरे को ज़्यादा अगर जायदाद दी है, मुझे कम दी है, तो मैंने ही उस भाई के लिए कुछ ना कुछ पिछले जन्म में किया है, इसलिए अब मेरा ज़्यादा भाग उसको दिया जा रहा है और मुझे कम मिल रहा है। ये समझ हमें आनी चाहिए। This needs to be taught to our children right from their childhood by example of our own. और यही बात हमें बचपन से हमारे बच्चों को समझानी है। इसी तरह से कम ज़्यादा देकर, अगर 2 बच्चे हैं और आप क्या करते हैं, हमेशा 2 चॉकलेट लाते हैं, दोनों को एक एक बराबर देते हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों में समझाना है, 2 नहीं एक ही लाना है, एक ही लाके फिर थोड़ा कम ज़्यादा टुकड़ा करना है, और फिर देखिए कैसे उनकी रिएक्शन होती है। मुझे छोटा मिला, कोई बोलेगा मुझे बड़ा लगा, और फिर उनको समझाना है क्यों, चलो आज तुमने छोटा ले लिया, कल जब लाऊंगा तो तुम बड़ा ले लेना। क्यों? आज जब तुम छोटा ले रहे तो तुमको कल बड़ा मिलने ही वाला है, आज जो तुमने किया उसका फल तुम्हें कल अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसके पास इसे तुम दूसरे भाई को बड़ा दे रहे हो, तो वो अगली बार उसका बड़ा जो है वो आपको दे देगा टुकड़ा। ऐसी छोटी छोटी बातों से बच्चों को ये समझाते रहना है। दैट इज लॉ ऑफ कर्म।
तो फिर वे दुखी नहीं होंगे और जो भी कर्म करेंगे समझ कर करेंगे। किसी को तकलीफ हो ऐसा कर्म नहीं करेंगे। हमें ये भी समझाना है उनको, हमारी हिस्ट्री से, रामायण के बातों से, महाभारत से, शिवाजी महाराज की बातों से, राणा प्रताप की बात, हिस्ट्री देखकर कि क्या क्या हुआ था उनकी लाइफ में, कैसे कैसे हुआ। जैसे रामायण में भी, महाभारत में भी कोई सुख नहीं मिला उनको भी, भगवान होने के बावजूद भी ना राम को मिला ना सीता को मिला। महाभारत में पांडवों को कोई सुख नहीं मिला। द्रौपदी, क्या सुख मिला उसको? कुछ भी नहीं, तकलीफ ही होती रही। लेकिन क्यों? इसका विश्लेषण करके बताना है। लॉ ऑफ कर्मा इज द लॉ ऑफ नेचर। इट्स द लॉ which governs the nature, the universe perfectly. पूरा निसर्ग को, पूरे ब्रह्मांड को ये लॉ ऑफ कर्मा कवर करता है। ये अपने आप बराबर घटते जाता है। भगवान इसमें कभी इंटरफियर नहीं करता है। तो भगवान को दोष ना दे, हे भगवान तुमने मेरा नसीब ऐसा क्यों बनाया। भगवान कुछ नहीं करता। लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट मैकेनिकल, इट्स क्रिएटिव लॉ। तो ये मैकेनिकली होते नहीं रहता है, हम उसको बनाते रहते हैं। हमारे जो एक्शंस है, हम सोचकर अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसको बनाते रहते हैं, अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। इट्स क्रिएटिव। फिजिकल एक्शन कैन हैव मेंटल रिएक्शन, ए मेंटल एक्शन कैन हैव एन इमोशनल रिएक्शन और इवन ए फिजिकल रिएक्शन एंड सो ऑन। इस तरह से मन की रिएक्शन होती रहेगी, फिजिकल रिएक्शन होती रहती, ये सब चलते रहे। इस तरह से यह क्रिएटिव है। पहले विचार आता है, भावना आती है और फिर हम उसकी तरफ से कृति करते हैं, कर्म करते हैं। क्योंकि हम वी आर लिविंग इन स्पेस। स्पेस इज नॉट ए वैक्यूम, इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज एंड फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वो कर्म कैसे काम करता है? इस एनर्जी की वजह से, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एवरी टाइम वी मूव ए फिंगर, ऐसी उंगली भी हम हिलाते हैं तो क्या होता है? कुछ ना कुछ फोर्स हिलाते हैं। आसपास की जो ऊर्जा है उसके अंदर एक उंगली भी ऐसी हिलाते हैं तो वहां की एनर्जी आसपास की जाए, उसके अंदर फोर्स आ जाता है। जैसे पानी में, तालाब में अगर आप पत्थर डालो तो तरंगे आती है, उसी तरह से आपके आसपास भी जो ऊर्जा है उसमें भी तरंगे आती है, फोर्स आ जाते हैं, सिर्फ उंगली उठाने से भी। सो एवरी टाइम वी हैव एनी इमोशनल और मेंटल एक्टिविटी, वी अफेक्ट द एनर्जी फील्ड इन विच वी लिव एंड मूव। तो क्या होता है? जब हमारी भावनाएं और भावनाओं की वजह से वैचारिक एक्टिविटी कुछ होती है, तो यह का जो एनर्जी फील्ड हमारे आसपास है उसमें मूवमेंट होती है। क्योंकि विचार जो है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे मूव करते हैं वो। सो ऑल आवर रिएक्शंस, ऑल आवर एक्शंस ऑन ऑल लेवल्स क्रिएट इलेक्ट्रिकल चार्ज इन स्पेस। ठीक है? तो हमारे विचार भी हमारे आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट आता है। तो भले मेरे विचार दुख भरे हो, मैं बार बार अगर कहता रहूं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होगा आसपास में, वो सब उसके अंदर निगेटिव एनर्जी रहेगी, वही आते रहेगा आपके पास और वही दूसरों को देते रहेंगे आप। सो इवन व्हेन वी सिंग, भले हम गाना गाते हैं, बात करते हैं, डांस करते हैं, तो क्या करते हैं? वी आर प्रोजेक्टिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस विच क्रिएट सर्टेन एक्शंस एंड रिएक्शंस इन द एनर्जी फील्ड ऑफ स्पेस। हमारे आसपास की जो एनर्जी फील्ड है उसमें हम
चार्जेस पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है। द वर्ड्स वी स्पीक, वो भी एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करता है। द फीलिंग्स, हमारे विचार, मोह, भावनाएं, एंड द थॉट्स वी हैव एंड द एक्शंस वी परफॉर्म फिजिकली आर ऑल रजिस्टर्ड फॉर एवर इन आवर एनर्जी फील्ड। वो परमानेंटली हमारे आसपास के एनर्जी फील्ड में, मतलब जो हमारी 7 बॉडीज है एनर्जी, उसके अंदर वो रहती है फॉर एवर इन आवर एनर्जी फील्ड, नॉट एज वर्ड्स एंड लेटर्स बट एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। किस हिसाब से रहती है वो शब्द जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं बहुत ही बुरा आपके बारे में कहूँ तो मेरे ही शरीर में वे बुरे शब्दों की एनर्जी जो है वो काले रंग की एनर्जी बन के मेरे ही साथ शरीर जो आसपास है, मेरी जो ऑरा है उसके अंदर रहेंगे। सो एज एनर्जी फील्ड में रहेंगे वो, एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे इलेक्ट्रिकल की इम्पल्स रहती है, हम लाइट बलाते हैं तो वायर में से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है और बल्ब जलती है, या हमारी इलेक्ट्रिक मोटर चलती है उसके हिसाब से। तो ये सब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे विचारों से रहती है। These impulses may travel quickly or slowly. After certain distance, they turn back with different charge and eventually reach the source of origin. This is what happens. क्या होता है, वह मेरे शब्दों की ऊर्जा जब मेरे शरीर पे इधर रहती है, कुछ देर के बाद में क्या होती है, वो जाती है जिसके बारे में मैंने कहा उसके पास, और कुछ देर के बाद क्या आती है, वही वापस आ जाती है डिफरेंट चार्ज लेकर। मतलब मैंने अगर निगेटिव दिया है तो निगेटिव चार्ज लेकर मेरे ही पास वापस आएगी, जहां से ओरिजिन हुआ है वहीं पर बाउंस बैक होती है। जैसे हम पिंग पोंग खेलते हैं टेबल टेनिस पे, वो बॉल भेजेंगे, आएगा, फिर वापस आ जाएगा, उसी तरह से द ओरिजिनेटिंग सोर्स मे बी ऑन ए हायर और लोअर लेवल which makes a difference in the process of response. तो जिस किसी लेवल से हम करते हैं तो वो रिस्पॉन्स कम या ज़्यादा टाइम ले सकता है और उसका फर्क कम या ज़्यादा हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली अगर मैंने किया है तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली और तुरंत आएगा। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा जोश में आकर, क्रोध में आकर किसी को बहुत ज़्यादा गाली दे दी और हाथ भी उठा दिया, तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना, उसी तरह से। So all that we have done will reach us one day or another on other shore as echoes of our former songs. हमने जो कल गाना गाया था उसका इको मुझे आज सुनने को मिलेगा, आज जो गाऊंगा उसका इको मुझे कल सुनने को मिलेगा। इको जैसा हम कभी किसी हिलॉक के ऊपर रहकर चिल्लाते, आवाज देते हैं ना, नाम पुकार के, तो इको वापस आता है। उसी तरह से हमारे ही गाने हमारे पास वापस आते हैं। It is even more accurate to say that we will be the sum total of our echoes. सही बात क्या है, हम पूरे ही आज जो बना है मेरे पिछले ही सारे इसकी इकोस की टोटल है। All reactions produced by former actions will create a new personality. तो मेरी पहली जो बातें की है मैंने, फॉर्मर एक्शंस जो की है, वही मेरी नई पर्सनालिटी बनेगी। This personality will be the condensation of all reactions. ठीक है, सारी जो रिएक्शंस पूर्व जन्म में की है या इसी जन्म में कुछ की है, उससे मेरी पूरी सॉलिड पर्सनैलिटी बनती रहती है, मैं कैसा हूं। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट इन द फ्यूचर वी विल बी व्हाट वी फील, थिंक एंड डू एट द मूविंग टाइम विच वी कॉल द प्रेजेंट। तो मेरा कल मेरे आज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। लेकिन उस रियलिटी कैसी बनती है, मेरे कल के काम से मेरा आज बना है।
और मेरे आज के काम से मेरा आने वाला कल बनने वाला है। इसीलिए हर समय मुझे अपने विचार, अपनी भावनाएं और जो क्रियाएं कर्म में करता हूँ बड़े सोच कर करना है। People think that karma approaches us as punishment, sorrow, pain, suffering या disease। लोग क्या सोचते हैं, कर्मा हमारे ऊपर कैसे आता है? पनिशमेंट करके आता है, दुख देने के लिए आता है, हमें सफरिंग देने के लिए आता है, या कोई रोग बनकर आता है। The complete truth is that this is the half truth। लेकिन complete truth क्या है? Behind the appearance of karma is hidden the key of liberation, if this key is found and used in the right way through wisdom। तो कर्म क्या है? पनिशमेंट नहीं है मुझे देने के लिए, ये मुझे लेसन है, समझाने के लिए कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा किया था, इसलिए इस जन्म में ऐसे हुआ है। तो अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, रिसीव, हाँ हाँ ठीक है, तो फिर मेरी ये अभी इस बार ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं दूसरे जन्म में अगली बार। तो फिर ये लेसन बन जाता है और फिर इस कक्षा में हम पास हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लेना है। द कंप्लीट ट्रूथ इज दैट द अपीयरेंस ऑफ कर्मा इज हिडन द की ऑफ लिबरेशन। हमें हमारी आत्मा की उन्नति रहती है, पिछले कर्म से हम मुक्त होते हैं। इसलिए जो आज हम भुगतने के लिए उसका फल मिलता है, उसको भुगत लेना है और भुगतते समय समझ लेना है कि ये मेरे ही कर्म का फल है, उसके एक्सेप्ट कर लेना है। दैट इज द की, इज द राइट वे थ्रू विजडम। ये है विजडम है उसके पीछे, और उसका ये सही तरीका है। पॉन्डरिंग अपॉन द लॉ ऑफ कर्मा रिलीजेस मेनी एक्यूमुलेटेड इन अवर साइकी एंड कॉन्शियसनेस। तो इस लॉ ऑफ के कर्मा के ऊपर इस तरह से सोचना और उसको एक्सेप्ट करना, तो हमारी सोच में से ये सारी गलत फहमियां निकल जाएगी। जैसे हम ग्रज रखते हैं, किसी के बारे में हर्ट्स होता है, किसी के बारे में हेट्रेड रखते हैं, तो वो सब निकल जाएगा। पीपल हु हैव मेनी हेट्रेड्स अगेंस्ट दोज हु हैव हर्ट देम, स्लैंडर्ड देम, एक्सरसाइज मलाइज एंड ट्रीजन अगेंस्ट देम, they continuously carry grudges against those people. They cannot forgive them or forget। यही होता है ना, जीवन में कभी कभी ऐसे लोग मिलते ही हैं हमें, जो हमें तकलीफ देते हैं, जानबूझ कर देते हैं, और हम समझकर भी किसी न किसी वजह से उसको भुगतते रहते हैं, क्योंकि हमारी उतनी ताकत नहीं, या तो हम बचपन में होता है ऐसा, या ऑफिस में होता है, सोसाइटी में होता है, कहीं भी होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट हम क्या, वो ग्रज पकड़ के बैठते हैं मन में, उसके बारे में हेट्रेड पकड़ के बैठते हैं कि what these people did to them, such tensions accumulated and slowly destroy the creative forces in those who were attacked and slowly lead them into failure in various fields in their field। इसका परिणाम क्या होता है? अगर मैं उस तरह से हेट्रेड या दूसरों के बारे में इस तरह से इल फीलिंग पकड़ के बैठता हूं, तो मुझे ही तकलीफ होती है, मेरे ही फील्ड में वो रहती है, मेरे शरीर में रहती है ये सारी टेंशन्स, और स्लोली ऑल दिस फोर्सेस मुझे फेल्योर व्यक्ति बना देती है, क्योंकि मेरा मन वही रहता है, और फिर मैं कोई अच्छा काम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसी चीज में अटका पड़ा हूं। सो दैट अटैक्स मी। ऑल्सो देयर हेल्थ and their relationship with other people slowly turns into negativity। तो ऐसे लोग जब हेट्रेड को अपने मन में रखते हैं, तो होता यही है कि उनका पूरा लाइफ भर, जिंदगी भर वे फेल होते रहते हैं, उनकी रिलेशनशिप किसी से अच्छी नहीं रहती है, और निगेटिविटी बढ़ जाती है उनकी लाइफ की। हर बात के लिए वो निगेटिव ही सोचते हैं। तो रिलीज फ्रॉम सच टेंशंस रीजनरेट्स देयर होल बीइंग एंड फील्ड ऑफ लेबर। तो उनको रिलीज करना है इस बात को, इन निगेटिविटी को। कर्मा इज नॉट ए फ्रोजन पिक्चर
It is a fluid and ever changing and adapting flow of energy currents. कर्मा क्या है? कोई ऐसा सॉलिड चीज नहीं कि एक बार आ गया तो उसको कठिन हो गया, वो जाएगा नहीं, ये तो फ्लूइड बहता रहता है, वो हर समय बदलते रहता है, ये एनर्जी का करंट है. So we can always modify it or measure changes in it according to our power of sacrifice and our will to serve the common God. क्या कर सकते हैं हम? हमें हमेशा इसमें मेजर चेंजेस कर सकते हैं, हमारे सेक्रीफाइस के हिसाब से, सेवा करने से, कई चीजें. Most of our karma cannot be changed unless we realize the consequences of our actions and take the necessary steps to modify them. कई हमारे कर्मा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बदलते हैं, लेकिन जब तक हम उसके लिए मॉडिफाई करने के लिए सही एक्शन ना लें. क्या लेनी है सही एक्शन? दिस इज व्हाई ग्रेट टीचर ऑलवेज एडवाइजेस टू रिव्यू आवर एक्शंस, फीलिंग्स, थॉट्स डेली. तो इसलिए क्या करना है हमें? रोज हमारी जो भी भावनाएं, विचार आते हैं उनको चेक करना है कि क्या मैं सही तरह से सही दिशा में विचार कर रहा हूँ, क्या मेरी भावनाएं सही है, इनको हमेशा चेक करते रहना है. गुड डीड्स, वर्क पॉजिटिव इमोशंस, राइट थिंकिंग, राइट स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस एंड स्ट्राइविंग, ऑल these create saving account in our karmic bank. तो अच्छे कर्म करते रहना है जिसे हम पुण्य कर्म कहते हैं, तो हमारी सेविंग बैंक में हमारा पुण्य का खाता बढ़ते जाएगा. Then any time a previous karmic debt presents an unpaid bill, our bank automatically pays it out of the account and we escape from a grave danger. इसमें ये ग्रेव डेंजर जो है दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट. मतलब पूरी की तरफ पूरा तो वो कर्म खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन बहुत ही बड़ा डेंजर अगर आपके ऊपर आ रहा है तो उसकी तीव्रता काफी कम हो जाती है. इसलिए क्रिटिसिज्म और नोजीनेस, इन बातों से डरना है. दूसरों पर हमेशा क्रिटिसाइज करना और दूसरों के काम में उंगली करना, अपनी नाक खुपसना दूसरे के इसमें, वो बात. यस, क्रिटिसिज्म और नोजीनेस से बचना है, दूसरों के काम में उंगली करना. क्रिटिसिज्म इंटरफियर्स विद द कर्मा ऑफ अदर्स एंड क्रिएट्स वायलेंट रिएक्शंस. क्रिटिसिज्म क्या करता है? दूसरों के कर्मा में फ्रिक्शन पैदा करता है और फिर उसकी रिएक्शन हमारे ऊपर बहुत तीव्र होती है. सो व्हेन वी क्रिटिसाइज वी फोर्स एंड ट्राई टू इम्पोज आवर विल अपॉन अदर्स. तो इसीलिए हमारी इच्छा हम दूसरे को लाते हैं. सो इफ वी सक्सीड इन मेकिंग देम एक्ट द वे वी वांट देम टू, देयर मिस्टेक्स दे आर एडेड ऑन टू आवर अकाउंट. फिर वो हमारे अकाउंट में आ जाती है. वे मिस्टेक क्या होती है? हमारे अकाउंट में आ जाती है. यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसके ऊपर किसी का कोई सवाल या कुछ है तो बात करेंगे. किसी का कोई रिएक्शन इसके ऊपर है तो बोलिए. किसी को क्वेश्चन पूछने का है तो पूछ सकते हैं, कोई भी हैंड राइज कीजिए, नहीं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए.
अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं सर से। कुलकर्णी साहब बहुत वंडरफुली किया सर। इसका मैंने पहले भी सुना, जैसे मैडम का अपना दिल्ली से जैसी मैडम का सुना, लेकिन हाँ, आपने तो एग्जाम्पल के साथ में तो बहुत अच्छी तरफ से एक्सप्लेन किया, तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो नहीं है सर मेरे तरफ से। थैंक यू ग्रेट, सर, बहुत थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल सर। यस, थैंक यू भगवती मैडम, ग्रेट। और कोई कुछ कहना चाहता है? एनीबडी एल्स? आई थिंक कोई नहीं लगता है। हाँ, ठीक है। किरण मैडम। आशा चौधरी। हाँ, आशीष, बोलिए आशीष आशीष, जी। नमस्ते सर। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कई सवालों का जवाब तो मिल जाता है, लेकिन जब जब सर हम लोग सुनते हैं सब बात तो ऐसे लगते है बहुत इजी है, बहुत एकदम आराम से करेंगे अब। लेकिन जैसे ही खत्म हो जाता है ध्यान, वापस से मतलब ऐसा कुछ आता है कि हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ हो जाता है, बाद में ध्यान आता है अरे नहीं नहीं इसमें तो रिएक्ट नहीं करना है, अभी रुक रहे हैं। पहले जैसे रुकते नहीं थे वो सब चीज में, अभी रुक जा रहे हैं, थोड़ा सा वो पॉश आ जाता है जो नहीं अभी रुकना है। इस सर एक चीज मेरे को हमेशा समझ में नहीं आती है, जैसे कभी हमारी, जैसे आप सोसाइटी की जो बात की है, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे अब सपोज हम लोग कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हर जगह कुछ एक दो लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा मतलब नेगेटिव वे में ही रहते हैं। जो अच्छा करते हैं उसको ना खुद ना अच्छा करते, ना किसी को अच्छा करने देते हैं। वो सब सिचुएशन में हम उनको कैसे अवॉइड करें? क्योंकि वो देख के सर बहुत गुस्सा भी आता है उनके ऊपर कि भाई तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, कल सामने वाला कर रहा है, एटलीस्ट तुम उसको तो अच्छा करने दो। ये होता है ग्रुप कॉन्शियसनेस में। इसका आगे का पार्ट मैं अभी लेने वाला था, लेकिन काफी टाइम हो गया तो वो मैंने लिया नहीं। ये नेक्स्ट ग्रुप क्लास में। सोसाइटी का कॉन्शियसनेस, तो इसमें हमें वो चीज ग्रुप की वजह से सफर करनी पड़ती है, उसको एक्सेप्ट करना है हमें उस समय कि ठीक है, ये जो हमारी सोसाइटी में भले 50 लोगों की सोसाइटी, उसके अंदर में ऐसा कोई व्यक्ति निकला है तो सभी 50 लोगों को तकलीफ होने वाली है उसकी वजह से। तो इसमें मेरा भी कुछ पार्ट है, पिछले जन्म का कर्म कुछ है मेरा, जो ग्रुप कॉन्शियसनेस, भले मेरा अकेले का नहीं है, 1 to 1 में हमारा जो कर्म होता है वो, तो ये ग्रुप में जैसा अभी हम सफर कर रहे हैं किससे, कोरोना की वजह से। तो अब जब ध्यान करते हैं तो हमें लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना की वजह से बहुत सफर कर रहे हैं। कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों के जॉब चले गए, कई लोगों के बिजनेस बंद हो गई, काफी लोगों के जॉब निकल गए, तो उनकी तो पूरी फैमिली की हालत खराब है। कितने लोगों को, हजारों लाखों लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे बिना खाए पिए, बहुत तकलीफें हुई लोगों को। दैट इज द ग्रुप कॉन्शियसनेस। अब जरूरी नहीं कि कोरोना का उनके ऊपर, और ये जो लोग भी गए हैं उधर, इंटरेस्टिंग पार्ट यह है इनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, दे शिफ्टेड। महाराष्ट्र से यूपी में गए, बिहार में गए, या कोई महाराष्ट्र में वापिस आया, बंगाल में, इधर उधर गए, ये जितने भी लोग गए हार्डली किसी को कोरोना की तकलीफ हुई। उसको बाकी तकलीफें हुई, आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए, जो भी वो हुआ। इसका मतलब वो ग्रुप कॉन्शियसनेस है। तो यही सोसाइटी में हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि ऐसी व्यक्ति कोई है, तो दैट इज द ग्रुप इफेक्ट। यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट एंड नॉट रिएक्ट इट। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू आशीष जी। और मेरा एक क्वेश्चन सर, अभी आप बताया रिएक्ट करने का नहीं, कभी कभी दूसरे के बारे में एक आके हमको बताते हैं ऐसा है वैसा है करके, तभी हम क्या करने, कभी रिएक्ट करने का आप बोल रहे नहीं, रिएक्ट करने का नहीं, अभी कुछ भी चीज हो हमारा साथी हो, हम रिएक्ट नहीं किया तो उन लोग को मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि तुम कैसे उन लोग को समझा सकते हैं? ऐसा है, जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको गॉसिपिंग कहते हैं, वो आपके बात, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। या आपको उनको सीधा यही कहना है कि भैया जो कुछ भी है, मुझे दूसरा काम है, टाल देने का उस बात को। या मुझे सीधा कहते हैं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, हियरिंग समथिंग लाइक दिस।
Okay. मुझे तकलीफ होती है. You have to decide what reason you give, but you have to keep away from this. This is a very negative energy. वो हमारे अंदर आ जाती है, इसलिए उससे दूर रहना ही है हमें. Okay. Gossiping is the thing. आज सबसे ज्यादा कर्म जो बन रहे हैं ये गॉसिपिंग की वजह से बनते हैं. निगेटिव एनर्जी उसी की वजह से बनती है, तो उससे दूर रहना है. Thank you, sir. अंश प्रकाश, आप कुछ हैंड राइज किया है? सर मेरा दो पॉइंट है. Yes. जब भी जिंदगी में कुछ मुश्किलात होती है, whenever you find anything not the right time or right answer, response is the right answer. So if you have to respond, then you know what you're doing. That is a carrying out action. When you return what comes back in the reaction, response is when you do the same as a football striker, when you keep taking the ball forward and when you take up challenges and you do. So in life, find difficulty, what you have to do is respond, not react. So this is one. दूसरा, मैंने 6 साल में मेरा ऑफिस में इतना गॉसिपिंग देखा है, शॉर्ट टर्म ग्रोथ देखा है उन लोगों का होते हुए 6 महीने में, 1 साल, 2 साल, 6 years, finished. तो आपका विश्वास रहना और इस तरह से चैलेंजेस को वेट करके अपना समय को वेट करके जो करते हैं वो होता है सही डायरेक्शन. ये बात सिखा पिछले 6 साल में. Yes. ये 2 पॉइंट बताना. Correct. बिल्कुल. We have to respond very softly so that you don't create a problem for yourself and others also. Not react. Very right. Response should be soft enough to sort out the things, make it soft. That is the right thing. Very good. बिल्कुल सही है आपका कहना. That's true. Very good. Thank you. राइट थिंग को हम रेस्पॉन्स कर सकते हैं ना सर? अभी कोई positive, हम just सब पॉजिटिव के लिए हम Soft response. It should be. It should be soft so that it should not be a reaction. अभी एक मेरा एक क्वेश्चन है. अभी एक के साथ गलत हो रहा है, तभी हम साथ नहीं दे सकते उसका. मीन्स दूसरा गलत कर रहा है एक के ऊपर, हम देख रहे हैं सामने रिलेटिव्स में, आप समझिए फॉर एग्जांपल, तभी हम क्या चुप बैठ के देखना पड़ेगा क्या वो उसका कर्म है करके देखना अच्छा है, उसको हम रेस्पॉन्ड करना बेहतर है. See, that is the diplomatic way. You have to see that you उसके कर्म में आप इंटरफियर नहीं कर सकते. Okay. Otherwise that comes on you. Okay. It becomes your karma. Because एग्जाम्पल दोनों के बीच में है. अभी दोनों एग्जाम्पल के बीच में है. तो आपको मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है. You have to be very diplomatic and soft that the next person who is going to suffer, ओके उसको पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है. ओके You have to facilitate that person rather than trying to stop this person. ओके That is the first action. If depending on the circumstances, वो कैसे handle करना है, it all changes as per the time, circumstances, type of person you are dealing with. ओके But you can facilitate the person to be strong. Then it doesn't come on you. ओके जैसे आप किसी को ध्यान सिखाते हैं तो जिससे वो उसके सब समझ में आने लगता है उपयोग. So that is called help and facilitation for that purpose. तो उस समय किस तरह की हेल्प आप उसको करने वाले हैं, it all depends on that circumstances. ओके So that he can face his own karmas properly and he accepts it and get clear of that karmas. उसकी ताकत कर्मा को सहने की बढ़ानी है हमें. That's what we do. इसीलिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा ध्यान सिखाते हैं लोगों को कि उनके सब कुछ समझ में आते जाए. यस थैंक यू सो मच सर. किसी को पूछने का है अभी? Hello, ma'am. Ma'am, here, किरण yes, Kiran here. या Ma'am, here we have to understand the difference between interference and help. या And help, but don't interfere. Just like says, we taught them meditation.
we make them strong. This is a help we Yeah. can do, right? But we can't interfere. Yeah. Yeah. Okay. एंड जो अभी आशीष जी ने कहा कि बहुत बार रिएक्शन करना हो जाता है, तो वो प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट होता है, कैसे करें। तो उसके लिए एक छोटा सा हमने जो एक्सपीरियंस किया है मेथड, कि रिस्पॉन्ड जब हम करते हैं ना, तो उसके पहले थोड़ा सा एक पॉज ले लें। तो वो जो पॉज होता है, वो कई बार हमारे दिमाग को सेटल कर देता है, माइंड को सेटल कर देता है, और फिर वो जो हम शायद हमसे बहुत स्ट्रांग जो रिस्पॉन्ड होने वाला था, वो सॉफ्ट हो जाता है। Yes. तो वो हमने कर बता भी दिया और वेरी पोलाइटली कर लिया। अगर हम Yes. इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो कई बार बहुत हार्ड हो जाता है, जो कि गुड इफेक्ट की जगह हमको बैड इफेक्ट दे देता है। Yes. तो दैट इज वन टेक्निक, Yeah. you take a pause. नहीं, इसको ध्यान में अच्छे तरह से हम लेके जा सकते हैं। यस, ये Yes. ध्यान हमको सिखाते हैं कैसे आप रिएक्ट। फिर भी मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो लोग को ये इंफॉर्मेशन मिलेगा, अभी रिएक्ट जल्दी हो जाते हैं। हम लोग अभी फैमिली में हो, नहीं तो सराउंडिंग में हो, रिएक्ट हो जाता है। कैसे हेल्प करने का, कभी कभी एक का साथ गलती होता है, हम देख के भी नहीं बैठ सकते, कैसे उसको सॉल्व करे, सर बताएगा। तो इसलिए मैं उसको क्वेश्चन को पूछा, किसी का मन में रहेगा वो क्वेश्चन, मेरा भी है, फिर भी मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, फिर भी बाकी लोग को भी इसका समझ अच्छी तरह से आ जाए। एक सेकंड आता हूँ ओके सर। और मैम, वो गलती उसके साथ गलती हो रहा है, ये हम कैसे जज कर सकते हैं? यस, ये हम नहीं जज कर सकते ना। या नहीं, देखो, पूर्व कर्म यहाँ का, पूर्व कर्म का हम नहीं, नहीं यस जज मैम, कर हम सकते आपको ही हैं। बता रहे हैं भाई, हम नहीं मैम, या सुनिए मेरी बात। जो सर बता रहे हैं ना कर्मास के बारे में, यस, तो ये कर्मास का ऐसा है कि अभी हमको इस प्रेजेंट लाइफ में हमको लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, राइट? यस, लेकिन वो गलत क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन, उसका जो संचित कर्मा है, जो पीछे का कर्मास है, वो हो सकता है ना। यस यस, वो तो ट्रू। Yes, so that is not my right, not my right to judge. इसके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, यस सी, या सामने वाला गलत कर रहा है, वो क्या हो रहा है? देखो, जो बॉल फेंकी गई है, वो कहाँ आने वाली है? वापस आने वाली है ना। वापस ही आने वाला है। तो वो वापस ही आने वाला है ना। तो वो बॉल जिसके साथ में अभी लग रहा है कि गलत हो रहा है, वो बॉल कभी ना कभी उसके द्वारा फेंकी गई है, जो कि अब आ रही है, अब रिटर्न हो रही है। तो उसको वो सॉल्व करना उसका काम है। बस हम क्या कर सकते हैं कि उसको अभी की सिचुएशन में स्ट्रांग बना सकते हैं, उसको ध्यान करना सिखा सकते हैं, ताकि वो उस सिचुएशन को ऐसे ढंग से सॉल्व करे कि और कोई फर्दर कर्मा क्रिएट न कर ले। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी सर आएंगे, ध्यान करवाएंगे। सर का ध्यान बहुत बढ़िया होता है। एनी क्वेश्चंस? किसी को क्वेश्चन पूछने का बाकी है, आप हाथ उठा सकते हैं। सर अभी हम ध्यान करेंगे, सब लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। एक आधा घंटा ध्यान करेंगे। 30 मिनट्स इज ओके, या 15 मिनट? नो सर, 30 मिनट्स। ओके। ज्यादा किया तो भी चलेगा, 30 मिनट्स तो कीजिए। किया तो भी चलेगा। हम लोग खुश है, सब लोग रेडी है। आधा घंटा से ज्यादा किया तो भी हम लोग खुश है सर, हम लोग रेडी, वी आर रेडी। ठीक है, फाइन, ज्यादा कर लेंगे। ओके सर। और सर का ध्यान जो है ना, वो 30 मिनट में पूरा भी नहीं होगा, वो सर को 45 मिनट से कम में नहीं होगा। ओके, वी आर रेडी सर। सब लोग आंखें बंद कीजिए माय डियर मास्टर्स। ऑडियो शेयर कीजिए सर। हाँ, मैं निकाल रहा हूँ। अपने आप को म्यूट करती हूँ।
डिस्टर्ब ना हो Yes. जाए। हाँ, यस यस। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। आंखें बंद करें। चश्मे निकाल लें। सांसों की तरफ ध्यान दें। म्यूजिक वॉल्यूम ठीक है? म्यूजिक थोड़ा कम हाँ। रखिए सर, थोड़ा कम, यस। और भी कम। हाँ बस बराबर है। नैसर्गिक रीत्या चलने वाली सांसों की तरफ ध्यान देते रहे और कुछ भी नहीं करना है। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाने दें और तुरंत ध्यान दें अपनी सांसों की तरफ। बस यही करते रहना है, बार बार लगातार। यही निसर्ग का नियम है। जैसे जैसे हम अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते रहेंगे वैसे वैसे हमारे विचार कम कम होते जाएंगे। और जैसे जैसे विचार कम होते जाएंगे हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और बाहर से विश्व शक्ति का प्रवेश होगा पूरे शरीर में और शुरू हो जाएगी नाड़ी शुद्धि, शरीर की पूरी शुद्धि। इसीलिए शरीर में जो कुछ भी होता है उसे होने दें। हमें सिर्फ सांसों के साथ रहना है, स्थिर आसन में सांसों के साथ एक होकर, बस और कुछ भी नहीं करना है। भूल जाइए सभी संसार के छोटे मोटे विचारों को, तकलीफों को, दर्द या दुख, मन मिटाव को, किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम उसको याद नहीं रखना है, बार बार उन चीजों को दोहराना नहीं है, क्योंकि इसी तरह से हम अपने दुखों को बढ़ाते हैं। और इसीलिए यह ध्यान करते हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। दिन भर में
60,000 से 70,000 विचार आते हैं हमारे। इनमें से 95% विचार हमारे उन घटनाओं के होते हैं जो घटनाएं खत्म हो गई है, घट गई है, पूरी तरह समाप्त हो गई है। लेकिन उस घटना के बारे में विचार तो हमारे मन में रहते ही है बार बार, और उसमें से ही सिर्फ कोई 4-5 विचार ही ऐसे रहते हैं जिन्हें हम दोहराते रहते हैं बार बार अपने मन में। और उन विचारों में जिन शब्दों को हम यूज करते हैं, जिस तरह से हम उन शब्दों में रहते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की स्थिति और मन की स्थिति पक्की हो जाती है। कैसी होती है? बार बार वही शब्द हमारे विचारों में हम दोहराते रहते हैं। उन शब्दों का परिणाम हमारे ही शरीर पर होता है, क्योंकि शब्दों में काफी पावर है, काफी ताकत होती है। तो भले किसी ने उस घटना में हमारे विरुद्ध ऐसे कोई गलत शब्द यूज किए हैं, तो वही शब्द हम अपने मन में दोहराते रहते हैं, उसे सुनते रहते हैं या सुनाते रहते हैं या कहते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कैसे कह दिया उसने ऐसे मुझे, और बाकी कई तरह के। इस तरह से कुछ दुख भरे विचार, कोई दर्द भरे, कोई क्रोध भरे विचार, उन्हीं को हम दोहराते हैं। और इसीलिए यह ध्यान की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इस बात को हमें याद रखना है, जब हम ध्यान की अवस्था में नहीं हैं, जागृतावस्था में हैं, दिन भर कुछ काम कर रहे हैं या किसी दूसरे काम में जुटे हुए हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है कि मैं हर रोज ध्यान करता हूं या ध्यान करती हूं, और इस तरह से गलत विचारों से और गलत शब्दों से दूर रहने का सराव, प्रैक्टिस मैं कर रही हूं, कर रहा हूं। अब उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में, अपनी कृति में, अपने कर्मों में मुझे लाना ही है। ठीक है, आज मैं पूरी तरह नहीं कर सका, 10% ही कर लिया, कल और बढ़ाएंगे, कल उसे 20% कर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे उसका परिणाम, जो अच्छा परिणाम हम चाहते हैं ध्यान की इस प्रैक्टिस का, वह धीरे धीरे आता रहेगा। अगर किसी वजह से एक बार परिणाम नहीं मिला है तो हमें नर्वस नहीं होना है, अपने आप को दोष नहीं देना है, क्योंकि कोई भी बदलाव तुरंत नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह से हम उन विचारों में गए हैं, जिस तरह से वो घटना घटी है, वह मेरे ही कर्म का परिणाम है। उस कर्म को मुझे स्वीकार कर लेना है, क्योंकि मेरे कर्म की वजह से ही वह चीज मेरे साथ घटी है। इसलिए उस घटना को मुझे स्वीकार कर लेना है और उस अगली व्यक्ति को दोष नहीं देना है, उसके प्रति हेट्रेड या कोई गलत भावना नहीं रखनी है, उसके प्रति क्रोध नहीं करना है। और यही तो सीखना है हमें धीरे धीरे। यही तो भगवान बुद्ध ने सिखाया है हमें, यही तो सभी धर्मों की सीख, और यही तो ईसा मसीह ने भी लोगों को सिखाया है कि जब उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया उसे, उसके बावजूद भी उसने क्या कहा, हे ईश्वर, इन लोगों को माफ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह से हमें धीरे धीरे इन सभी बातों को समझना है, और ध्यान हम इसीलिए कर रहे हैं, हमारा जीवन सुधारने के लिए, पूरी तरह हमारे कर्मों को सुधारने के लिए। कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म गलत हैं, कौन से कर्म के वजह से मैं दूसरों के कर्मों में इंटरफियर करता हूं, ये सब हम समझ रहे हैं
उसका ज्ञान ले रहे हैं और इस तरह से अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश जारी है। यही तो है बदलाव, और इसीलिए हमें ध्यान में आना पड़ा है, हम आ गए हैं। यही तो वक्त का बदलाव है। इस समय बहुत ही अच्छा समय है। भले ही कोरोना का समय हम इसे कहते हैं, लेकिन ध्यान करने वालों के लिए, जो व्यक्ति बदलाव लाना चाहते हैं अपने आप में, उनके लिए यह अच्छा समय है, क्योंकि धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ रही है। हम 5वें डायमेंशन में आ गए हैं और अगले 400 साल में हम सत्ययुग में आने वाले हैं। सत्ययुग की संध्या का काल है यह, कलयुग की समाप्ति का काल है और सत्ययुग की शुरुआत का काल है। इसी हम कहते हैं संध्या काल, द शिफ्टिंग पीरियड। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम दिस कलयुग टू द सत्ययुग। इसीलिए ऊर्जा बढ़ रही है। फोटोन बेल्ट हमारे पृथ्वी के नजदीक आ रहा है और हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। वही फोटोन एनर्जी जिसे हम कहते हैं, दैट इज कमिंग। इस ऊर्जा का बदलाव हमारे अंदर आ रहा है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हमें मिल रहा है ध्यान के जरिए और इस तरह के कई सत्रों को अटेंड करने के जरिए। भले ही वह ज्ञान हम जानते हो, लेकिन बार बार उस ज्ञान को सुनने से, उसके बारे में चर्चा करने से ही हमारा ज्ञान पक्का होता है, हमारे विचार पक्के होते हैं, हमारा मन पक्का होता है और फिर हमारे बर्ताव में बदल आता है। हम जो कर्म करने वाले हैं वो हम सोच कर करेंगे, जो शब्द हम उपयोग में लाने वाले हैं वो हम सोच कर करेंगे, क्योंकि हम जान गए हैं शब्दों में बहुत पावर होती है। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, so thoughts are very powerful and the thoughts only manifest into reality। यानी मैं अपना भविष्य स्वयं बनाने वाला हूं और इसी के लिए मुझे हर विचार, हर शब्द सोच समझकर बोलना है या लिखना है। सुनने के लिए भी यही बात है। भले कोई किसी भी वजह से गलत बातें कह रहा है, गलत शब्द कह रहा है, या टीवी पर कोई गलत न्यूज आ रही है, कोई सीरियल आ रही है या कोई मूवी है, तो मुझे बंद कर देना है, देखना नहीं है उसे। जरूरी नहीं है कि देखते रहना गलत बातों को, सुनते रहना गलत बातों को। यही होता है गॉसिपिंग में। कई दोस्तों में अगर बैठे हैं और कोई गॉसिपिंग कर रहा है, गलत बातें बोल रहा है किसी तीसरे के बारे में, तो तुरंत उस बैठक से निकल जाना है। फिर आप किसी बहाना लेकर जाना है या कुछ कहकर जाना है, ये उस समय पर आपका डिसीजन है, लेकिन उससे दूर रहना है, नहीं तो वही निगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। यही बदलाव हमें लाना है। हमें पीछे कलयुग के पीछे नहीं जाना है, हम तो कलयुग से बाहर आने की कोशिश में है। हम तो सत्ययुग के तरफ जा रहा है हमारा रास्ता। अब हम किस स्पीड से सत्ययुग के तरफ जाते हैं, यह हर आत्मा की अपनी बात है, जिसे हम कहते हैं आत्म उन्नति। और जो ध्यान करते हैं उनकी आत्मोन्नति बहुत ही जल्दी होती रहती है, फास्ट होती है, और उसी के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, समझ लें, और जो भी कर्म कर रहे हैं उनको समझ कर करें। बस यही करते रहना है। जब बार बार करेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो अपने आप बदल जाएंगे। एक दिन तो आएगा
कि हम पूरी तरह बदल गए हैं, पूरी तरह खुश हैं। और जिस दिन हम पूरी तरह से एक एक चीज बदल देते हैं तो वो हो गई हमारी एक एक एनलाइटनमेंट। आत्मा की उन्नति एक एक होती है, एनलाइटनमेंट धीरे धीरे होती रहती है। ऐसा नहीं कि आज हम एनलाइटन हो गए पूरी तरह तो आगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनलाइटनमेंट की स्टेप्स होती है, एक एक दशा होती है, अलग अलग बातें हम समझते रहते हैं, उसका ज्ञान मिलते रहता है, फिर उस ज्ञान को हम प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं। जब ये पूरा हो जाता है तो वह समय है, यस, उस स्टेज पर उस बात के लिए हम एनलाइटेंड हो गए। और इसी तरह से इसी को कहते आत्मा की एक एक उन्नति होती रहती है। यही हमारी आत्मा का प्रवास है। और इसी तरह से हम अपनी दूसरी आत्माओं के साथ, जो हमारी टीम है, आत्माओं की टीम, ट्राइब ऑफ सोल्स, क्या हमारे परिवार के सोल्स, जिनके बारे में कई बार हम मन में रखते हैं कि ये तो मुझे तकलीफ देने के ही लिए आई है, मेरी वाइफ तो ऐसी ही है, या मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही है, मुझे तो ये मार कर ही छोड़ेगा। इस तरह की बातें हम बार बार सोचते रहते हैं। उस जगह पर जब हमारे विचार बदलेंगे कि अरे वो तो मुझे सिखाने के लिए ऐसे बोल रही है, मुझे जो तकलीफ दे रही है यही तो मेरी सीख है, इसीलिए तो इस जन्म में वो मेरी वाइफ बनकर आई है ताकि मैं उसकी सेवा करूं। वो जो कुछ भी गलत कहे मैं उसको समझ लूं, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उससे बहुत तकलीफ दी है। और जब मेरे ये बार बार ऐसे ही विचार मेरे मन में आते रहेंगे तो अपने आप मेरा मन शांत हो जाएगा और वो कर्म समाप्त हो जाएगा। और उस तकलीफ की, उसकी बातों से ना मुझे गुस्सा आएगा, ना मुझे तकलीफ होगी, और मैं सीख लूंगा खुश कैसे रहना है, शांत कैसे रहना है। और यही तो लेसन है मेरी इस कक्षा का सिलेबस में, यही तो है लिखा हुआ, यही तो मेरी परीक्षा है। तो इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगा तो अगले जन्म में फिर यही बात सीखनी नहीं पड़ेगी मुझे, फिर यही तकलीफ नहीं होनी है मुझे। यही है एनलाइटनमेंट, अंडरस्टैंडिंग every karma and doing a right karma, that's all। और वही हम सीख रहे हैं, उसी प्रोसेस में हैं, उसी काम में लगे हैं। That is called practicing in reality the karma yoga, by understanding every karma। And how do you understand the karma? By understanding the law of karma. How do you understand the law of karma? By accepting that there is a law of incarnation। हम बार बार जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, इस लॉ को समझना है, मानना है। अगर हम उसे मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस लॉ ऑफ कर्म को भी समझ लेंगे, क्योंकि जो भी मैंने पिछले के जन्म में किया था उसी का परिणाम मेरे इस जन्म में है। वही सोचकर तो मैं इस जन्म की कहानी लिखता हूं। मेरे इस जन्म में जो भी मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, उन सब के डायलॉग मैंने ही लिखे हैं, मेरी कहानी मैंने ही लिखी है, मेरे पिछले जन्मों के कर्मों को ध्यान में रखकर। और इस कहानी को अगर बदलना है तो वो भी मैं ही कर सकता हूं। और इसी के लिए इन कर्मों को समझना है, इस कर्मों के लॉ को समझना है,
और जैसे जैसे मैं अपने आज के कर्म अच्छे करते जाऊंगा, कर्मों को समझकर करते जाऊंगा, शब्दों को समझकर यूज करूंगा, भले लिखते हुए जरूर और बोलते हुए भी, और अपने आप से बात करते समय भी हर शब्द का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करूंगा, तो मेरा कल बदल जाएगा। क्योंकि मेरा जो आज है वह मेरे कल के काम के स्वरूप को जैसा मैंने रखा था, इसलिए मेरा आज ऐसा है। तो मेरा आज अगर मैं बदल लूं तो मेरा आने वाला जो कल है वह मैं बदल दूंगा। ये बिल्कुल सही है कि आई कैन मेक माई रियलिटी, आई कैन चेंज माई फ्यूचर। और इसीलिए हम ध्यान में हैं, हम ध्यानी हैं, और यही हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी हमें बताते हैं बार बार। और इसीलिए हमें इस ध्यान को लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जितने ज्यादा लोगों तक हम ध्यान पहुंचाएंगे, इन सभी बातों को उनको समझाएंगे, तो अपने आप ये बातें हमारे अंदर पक्की होती जाएगी। और फिर हम अपना बर्ताव धीरे धीरे सुधार लेंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। तो भले हमें अपने फैमिली के लोग उंगली दिखा रहे हो, ध्यानी बनकर हमें मजाक उड़ा रहे हो, कोई बात नहीं। हमें यही बताना है, हाँ मैं तो सक्सेस की तरफ जा रहा हूं। ध्यान में हमेशा मैं सक्सेस की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि मैं ध्यानी हूं। फेल्यूर तो होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फेल होगा तो सक्सेस होगा। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इन एवरीथिंग। इसी बात को मानकर अपना ध्यान बढ़ाते रहना है, ध्यान का समय बढ़ाते रहना है। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही जल्दी सक्सेसफुल होंगे, उतने ही जल्दी काबू पा लेंगे इस चंचल मन पर, उतनी ही जल्दी हम अपनी शब्दों पर काबू पा लेंगे, सही शब्दों का उपयोग करेंगे, सही कर्म करते रहेंगे, दूसरों के कर्मों में इंटरफियर नहीं करेंगे। ये सब बातें धीरे धीरे सीखते रहेंगे। इसीलिए ध्यान करना है, ध्यान सिखाना है, तो अपने आप हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा। और इसी तरह से ध्यान योग और ज्ञान योग साथ साथ में चलता रहेगा, तो जिंदगी सुधर जाएगी। मेरा कल बहुत ही अच्छा होगा, शुभ होगा, खुशी रहेगी। और यही तो मेरे आत्मा के गुण हैं। क्या है आत्मा के गुण? शांति, आनंद तथा प्रेम। बस आत्मा के पास इतने ही गुण हैं, आत्मा के पास कोई अवगुण नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी पर जो घटनाएं हैं उनको समझने के लिए, पृथ्वी का ये मानव प्राणी का जीवन समझने के लिए मैंने जन्म लिया है। ये तो एक नाटक है, मैंने ही लिखा हुआ। तो फिर क्या रोना, इस बात का रोना है। एंजॉय करें अपनी ही लिखी हुई स्टोरी का ड्रामा, अपनी ही लिखी हुई स्टोरी का मूवी है। हम दूसरों का मूवी एंजॉय करते हैं तो स्वयं का क्यों नहीं? अरे स्वयं के मूवी के हम गाने बदल सकते हैं, डायलॉग बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, और क्या चाहिए? तो दूसरों के मूवी को देखकर रोना या हंसना नहीं, अपने आप का मूवी देखें, उसे सुधारते रहें। हमारा कल सुधारना है तो हमें हमारा आज सुधारना है।
आज को कैसे सुधारना है, आज के मेरे जो भी कर्म हैं उनको सुधारना है, मेरे जो भी विचार हैं उनको बदलना है, जो भी शब्द मैं बोलते समय, विचार करते समय उपयोग करता हूं उनको बदलना है, अच्छे और सही शब्दों का उपयोग करना है, तो मेरे कल में अच्छा ही होगा। जो मैं दूसरों को देता हूं वही तो वापस आने वाला है। तो क्यों ना अपने आप को मैं सुधार लूं, और यही मुझे ध्यान सिखाता है। इसीलिए मैं सीख रहा हूं इस मन पर काबू करना, और यह करते करते धीरे धीरे हम जुड़ गए हैं अपनी आत्मा के साथ। हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी जुड़ गई है बाहर के निसर्ग की फ्रीक्वेंसी के साथ। एक हो गए हैं हम इस निसर्ग के साथ, क्योंकि हम भी तो निसर्ग का ही एक भाग है। इसी तरह जुड़े रहे अपनी आत्मा के साथ और महसूस करें उस शांति को, उस आनंद को जो है आत्मानंद। यही है आत्म शांति, जिसे हम ढूंढ रहे बाहर इधर उधर भटक कर, इस मंदिर में उस मंदिर में, इस गुरु के पास या उस गुरु के पास, या कोई वर्कशॉप करते रहते हैं, कोई सेमिनार करते रहते हैं, बार बार लगातार। ये सब कुछ तो मेरे ही पास है। ये सब कुछ समझकर मैं ध्यान करूं तो मेरा ज्ञान चक्षु खुलते जाएगा। मेरे लिए आवश्यक जो ज्ञान है वह मेरे पास आते जाएगा। और क्या चाहिए? और मेरी आत्मा की उन्नति होती जाएगी। यही है मेरा एनलाइटनमेंट। I am also an enlightened soul because I am understanding what is enlightenment, how to achieve that enlightenment. And if I understood this, this is one step of enlightenment. So I should be happy that I am also an enlightened soul. Everybody's enlightenment ka stage is different. I don't have to compare, क्योंकि हर आत्मा की उन्नति अलग अलग होती है। मुझे थोड़ी पता है पिछले जन्मों में उसने क्या किया था, तो इस बात की कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर आत्मा हर परिस्थिति से गुजरता ही है। हर आत्मा को राम का भी जन्म लेना है और रावण का भी जन्म लेना है। हर आत्मा को स्त्री का भी जन्म लेना है, पुरुष का भी जन्म लेना है। हर आत्मा को बहुत पैसे वाला भी बनना है, भिखारी भी बनना है। ये सारे अनुभव लेने के लिए तो हमने जन्म लिया है पृथ्वी पर। तो किस बात का रोना है? सिर्फ सीखते रहना है, और जो मेरी आत्मा के गुण हैं उन गुणों के साथ जुड़े रहना है, जो है शांति, आनंद तथा प्रेम। इस आत्मा की प्रेम की शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। जब तक मैं इस प्रेम की शक्ति को समझ रहा हूं, उसको पकड़ के रखूं, तो मैं आनंदी रहूंगा, तो मैं शांत रहूंगा, और मैं दूसरों को भी शांति प्रदान करूंगा, दूसरों को भी आनंद प्रदान करूंगा, और दूसरों से भी प्रेम करूंगा।
इसीलिए जुड़े रहे अपनी आत्मा के साथ, आत्मा के इन गुणों के साथ। मेरे पिछले जन्मों के सारे कर्म मेरी आत्मा के साथ ही जुड़कर आते हैं। मेरे इस अन्नमय कोश के साथ बाहर जो मेरा मनोमय कोश है, इन सारे कोशों में ये सारे कर्म आते हैं और फिर एक एक करके अपना फल देने लगते हैं। तो कब कौन सा कर्म फल देगा ये तो कोई भी नहीं जानता। मुझे सिर्फ कर्मों को समझना है, अच्छे कर्म करते रहना है, और जो भी कर्म मेरे घट गए हैं, पिछले जन्मों में हो गए हैं या इसी जन्म में घट गए हैं, उसकी चिंता नहीं करना है। उसके जो भी फल है उनको भुगतने के लिए तैयार रहना है, उनका स्वीकार करना है। वो फल अच्छा हो या बुरा हो, अगर बुरा कर्म होगा तो फल भी बुरा होगा, अच्छा कर्म होगा तो फल भी अच्छा होगा। तो अच्छे फल को तो स्वीकार करना है, लेकिन बुरे कर्म के बुरे फल को भी स्वीकार करना है। तो अपने आप उस बुरे कर्म के बुरे फल का परिणाम बहुत छोटा छोटा कम कम होते जाएगा, मेरा दर्द कम हो जाएगा और मैं खुशी से सभी कर्मों को भुगत पाऊंगा, उनके फलों को भुगत लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और यही है मेरी एनलाइटनमेंट। जैसे ही मैं उस कर्म को स्वीकार कर लेता, उसके फल को स्वीकार कर लेता, तो मैं समझ लेता हूं, मेरी समझ बढ़ जाती है, मेरा ज्ञान बढ़ जाता है। और यही है वन ऑफ द एनलाइटनमेंट। मेरी आत्मा की एक पद की उन्नति हो जाती है, अगले स्तर पे चला जाता है मेरा आत्मा। एक अनुभव पार कर लिया, एक पादान पास हो गई, ऊपर चला गया। यही है आत्मोन्नति, एनलाइटनमेंट ऑफ दिस सोल। सो इजी, सो सिंपल एंड सो प्रैक्टिकल। बस इतनी सी तो बात है। क्यों उलझ रहा था मैं बार बार कर्म कर्म करके, क्यों रो रहा था? चलो अब तो समझ गया हूं। अब कोई रोना धोना नहीं, अब कोई दुख दर्द नहीं, सिर्फ है खुशी और खुशी, आनंद और आनंद। और यही तो है आत्मानंद। बस इसी आत्मानंद में डूबे रहना है, इसी आत्म शांति में डूबे रहना है, बस और कुछ भी नहीं करना है।
अब हम सभी को एस्ट्रली अपने ही घर में सत्ययुग में जाना है। हमारा पूरा घर, हमारा पूरा परिवार और हम सत्ययुग में चले जाएंगे एस्ट्रली। जैसे ही मैं 5 से 0 तक गिनती करूंगा, 0 करते ही आप सत्ययुग में प्रवेश कर लोगे। सारी परिस्थितियां सत्ययुग की होगी। जो कल्पना आप सत्ययुग के करते हो, सब कुछ अच्छा, सारे लोग अच्छे हैं, सब कुछ खुशी है, सब आप महसूस कीजिए, उन सब का अनुभव लीजिए। अपने ही घर में अपना परिवार भी बदल जाएगा, सत्ययुग में आ जाएगा, वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे। जो भी आपकी कल्पना है सत्ययुग, उसी में रहेंगे। मैं 5 से 0 तक गिनती करता हूं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सत्ययुग में प्रवेश कर चुके हैं। आपका घर, आपका परिवार, सब कुछ बदल गया है। जो हमने सीखा है सत्ययुग में राम राज्य था, उसी राम राज्य में हम आ गए। उन घटनाओं को देखिए, आपके परिवार में कितना सुख है। आपके पति या पत्नी, बच्चे, जिसे हम सोसाइटी करते हैं, उस समाज के लोग, जो शहर है, वहां पर जो घटनाएं घट रही है, जिस तरह का अन्न आप ले रहे हो, आपका पहराव, सब कुछ आपकी जो सत्ययुग की कल्पना है उसके अनुसार देखिए, और उसी के अनुसार ध्यान में बैठे रहे। सत्ययुग की जो फ्रीक्वेंसी थी, लोग काफी ध्यान करते थे और खुश रहते थे। सारी घटनाएं वे अपने विचारों की तरफ से मैनिफेस्ट कर सकते थे आसानी से। हो सकता है हर एक का सत्ययुग अलग हो। आपको जो भी कल्पना में है उसी को देखिए, उसी को महसूस कीजिए, उसी में खुश रहिए। यही है आपकी आत्मा की उन्नति, इसी में है आपकी आत्मा की खुशी, यही है अपने आत्मा का ब्रह्मानंद। देखते जाइए, सारा निसर्ग बदल गया है, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं है, सब तरफ है शांति, और निसर्ग में अलग अलग तरह के पक्षी, उनके चेचाए, नीरव शांति है इस पूरे निसर्ग में। आप जहां रहते हो सारा शांत वातावरण है, सभी लोग एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे हैं। कहीं कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कहीं कोई डांस हो रहा है, कहीं आनंद में लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, कहीं कोई शादी हो रही है, लोग आनंद से एक दूसरे को खाना दे रहे हैं। सब तरफ सिर्फ आनंद, शांति, अलग अलग
जो भी आनंद की घटनाएं हैं, उन सब को देखिए अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से, उन्हीं में डूबे जाइए। एंजॉय द सेलिब्रेशन ऑफ दिस सत्ययुग। हमारी आत्मा अनुभव कर रही है सत्ययुग का। सत्ययुग की फ्रीक्वेंसी में जो आनंद है, जो शांति है, उसे हम महसूस कर रहे हैं। इसी आनंद को महसूस करते करते हमारे अंदर से एक आवाज गूंज रही है, अहम ब्रह्मास्मि। उसी गूंज के साथ रहे। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि। I am that. और अब इसी स्थिति में अपने ही अंदर ढूंढिए अपने आप को, अपने मैं को। अपने आप समझ में आ रहा है। अपने मैं को। सर्च योर आई। Just search for it within yourself. The real I, the bigger I. You'll feel it. क्योंकि आप सत्य युग में हैं। आप जान गए अपने ईगो में और अपने असली आय को, असली मैं को पहचान गए, समझ गए और धीरे धीरे इस ईगो को कम कर रहे हो। धीरे धीरे ईगो कम हो रहा है and you are able to search your bigger I. Locate it within yourself. I. इसीलिए तो ये गूंज आ गई है आपके अंदर, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे ही इस गूंज के साथ आप एक हो गए,
वो आप ढूंढने लगे हो, समझने लगे हो अपने आय को, उसी की तो अगली स्टेज है ये, टू नो योरसेल्फ। हु एम आई, मैं कौन हूं? That ability has come in you. Search the I. Feel that I. Where is it? महसूस करो, एक हो जाओ उसके साथ, इस आई के साथ, इस बड़े आई के साथ। That is it. That's all. बस इसके आगे कुछ नहीं। Just know thyself. And understand who am I. Wait, feel, feel, be one. अपने ही अंदर ढूंढिए इस आय को, कहते रहे धीरे धीरे अपने ही अंदर आय, आय, आय। I. Last minute.
I. I. Second. Peace. Thus, now आठ, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे अपने दोनों आंखों पर रखें 5 सेकंड तक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही आराम से आप है, वेरी वेरी बहुत आराम से। तो एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाएंगे सब लोग, जोरदार तालियां बजाइए। For yourself, you are enlightened soul now। अपनी आत्मा के लिए हम तालियां बजाएं। थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. Wonderful, sir. Wonderful. थैंक यू। इतना एंजॉय किया, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। यस, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। आजकल ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान का सर, ज्ञान। Life is a continuous learning. So what you said, everything about that. Yourself that things can change. Yeah. Great. Yes, yes. Thank you. Yes, अपने आप और को किरण जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोलिए सर, किरण जी। आज बहुत Yes. दिन बाद आपका मेडिटेशन मिला है। हम लोग को भी मजा आ गया, मजा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। Thank you, किरण जी। Thank you so much. Thank you, thank you. Yes. Yes, निशा जी बोलिए, कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बराबर है। Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Yes. ओके सर। Yes.